नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारतीय कृषि के भविष्य में। नमस्कार। हमारे पास डाउन टू अर्थ का एक लेख है जो इस विषय पर काफी गहराई से बात करता है। जी। तो कोशिश ये रहेगी कि हम समझे कि भारत की खेती किसानी आज किस मुकाम पर है, क्या बड़ी मुश्किलें हैं और अगले 10 सालों में क्या कुछ बदल सकता है। बिल्कुल जरूरी विषय है ये। देखिए, भारतीय कृषि का सफर काफी दिलचस्प रहा है ना? हाँ, बहुत। आजादी के वक्त हम अनाज के लिए दूसरों पर निर्भर थे और आज देखिए हम कृषि उत्पादों के नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं। जी, यानी जितना मंगाते हैं उससे कहीं ज्यादा बाहर भेजते हैं। हाँ, ये बात सही है कि देश की कुल कमाई, जिसे जीडीपी कहते हैं, उसमें खेती का हिस्सा अब शायद 20% से कम हो गया है। हाँ, कम हुआ है क्योंकि दूसरे सेक्टर ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। लेकिन खेती की पैदावार लगातार बढ़ी है और इसी ने हमें आत्मनिर्भर बनाया है। बिल्कुल। अब बताती हूँ। हाँ। 2019-20 में देश में करीब 292 मिलियन टन अनाज पैदा होने का अनुमान था। जी, जो एक रिकॉर्ड था उस समय का। हाँ, रिकॉर्ड था। पर यहीं पर एक नई चुनौती भी सिर उठा रही है। अच्छा, जी, क्या चुनौती? देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का अनुमान है कि 2030 तक देश में अनाज की मांग बढ़कर 345 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। अरे बाप रे, 345 मिलियन टन। जी। वजह? बढ़ती आबादी तो है ही, लोगों की कमाई बढ़ रही है और वो जो ग्लोबलाइजेशन का असर है। हाँ। अब लोग सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि बेहतर क्वालिटी वाला, पौष्टिक और अलग अलग तरह का खाना मांग रहे हैं। मतलब जमीन तो उतनी ही है, बल्कि शायद कम हो रही है। हाँ, कमी हो रही है। और उस पे ज्यादा भी उगाना है, बेहतर भी उगाना है और अलग अलग किस्म का भी। बिल्कुल, दबाव तो बढ़ेगा ही। हाँ, दबाव तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और मुश्किल ये है कि ये दबाव लगातार बढ़ता ही जाएगा। हमें ज्यादा पैदावार चाहिए होगी, वो भी कम होती जमीन पर। वैसे भारत के पास कुदरती तौर पर देखे तो बहुत कुछ है। हाँ, बिल्कुल है। हमारे पास खेती लायक जमीन काफी है और ICAR ने देश को 15 अलग-अलग कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा है। जी, 15 जोन्स। इसका सीधा मतलब है कि हमारे पास लगभग हर तरह का मौसम है, हर तरह की मिट्टी मौजूद है। सही बात है, विविधता बहुत है। हम दुनिया में दूध, मसाले, दालें, चाय, काजू, जूट, इसमें तो हम टॉप पर है। जी, सबसे ज्यादा। और चावल, गेहूं, तिलहन, फल सब्जियां, गन्ना, कपास, इनमें हम दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन यही एक पेंच, एक जी। विरोधाभास। हाँ। इतनी सारी बढ़त के बावजूद हमारे कई फसलों की औसत पैदावार यानी प्रति हेक्टेयर उपज वो दुनिया के कई देशों के मुकाबले काफी कम है। हाँ, ये बात रही है। आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे ज्यादातर किसान या तो कम उपज से परेशान हैं या फिर उन्हें अपनी मेहनत का सही दाम नहीं मिल पाता। ये अजीब नहीं लगता? अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे देखिए ठोस वजह हैं। कई बड़ी बाधाएं हैं जिन्हें समझना जरूरी है। जैसे कि? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है खेतों का छोटा आकार। अच्छा। 2010-11 की कृषि जनगणना को देखें तो देश में करीब 13.8 करोड़ मतलब 138 मिलियन खेत थे और उनका औसत साइज सिर्फ 1.15 हेक्टेयर था। जरा सोचिए। बस 1.15 हेक्टेयर। हाँ, और इनमें से भी 85% खेत तो 2 हेक्टेयर से भी छोटे हैं। अरे, जिन्हें हम सीमांत और छोटे किसान कहते हैं। हाँ, इतने छोटे खेत पर फिर वो ट्रैक्टर चलाना या बड़ी मशीनें इस्तेमाल करना तो मुश्किल होता होगा ना, लागत भी बढ़ जाती होगी। बिल्कुल, इसे कहते हैं स्केल ऑफ इकोनॉमी का ना मिलना। अच्छा। यानी जब आप बड़े पैमाने पर काम करते हैं तो प्रति इकाई लागत कम हो जाती है, जो छोटे खेतों पर मुमकिन नहीं हो पाता। इसी से जुड़ी दूसरी बात है कि ज्यादातर किसान वो बस गुजारे लायक ही खेती कर पाते हैं। अच्छा, मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अपने वाय खेती। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन और मुनाफा कमाने का मौका वो कम हो जाता है। समझ गई। तीसरी बड़ी दिक्कत है कर्ज, लोन। हाँ, लोन मिलने में आसानी ना होना। किसानों को बैंकों या सहकारी समितियों जैसे जो संगठित स्रोत हैं, हाँ? उनसे आसानी से लोन नहीं मिल पाता। नतीजा ये होता है कि उन्हें अक्सर गांव के साहूकारों या आड़तियों जैसे असंगठित लोगों से ऊंची ब्याज दरों पर। जी हाँ, ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता है और फिर ये लोग उनकी फसल खरीदने और बेचने के फैसलों पर भी असर डालते हैं। यानी किसान एक तरह के दुष्चक्र में फंस जाता है। काफी हद तक। हाँ। चौथी बात, इन्हीं वजहों से छोटे खेत, पैसे की कमी, नई तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल भी बहुत कम हो पाता है। अच्छा। इससे पैदावार कम रहती है। पांचवी चुनौती है मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन का कम होना। वैल्यू एडिशन, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? जरूर। देखिए, वैल्यू एडिशन का मतलब है कच्चे माल को प्रोसेस करके बेहतर या ज्यादा कीमत वाला उत्पाद बनाना।
जैसे टमाटर से केचप बनाना हाँ, या गेहूं से मान लीजिए बिस्किट बनाना। ओके। विकसित देशों में ये बहुत होता है, लेकिन हमारे यहाँ किसानों के स्तर पर ये ना के बराबर है। मतलब फसल सीधे बेच देते हैं। हाँ, ज्यादातर फसल कच्चे माल के तौर पर ही बिक जाती है। और आखिर में एक और अहम बात, जी। फसलों को खेत से बाजार तक पहुंचाने का जो पूरा सिस्टम है, सड़कें, गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर फल सब्जी जैसी जल्दी खराब होने वाली चीजों के लिए वो अब भी काफी कमजोर है। इससे मौसम पर निर्भरता भी बढ़ जाती है। ये तो वाकई काफी बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन क्या कुछ बदल भी रहा है? मतलब क्या इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ हो रहा है? हाँ, देखिए, बदलाव की कोशिशें तो हो रही हैं। सरकार और दूसरी संस्थाएं इन मुद्दों पर काम कर रही हैं। किस तरह के काम? जैसे छोटे किसानों को मिलाकर समूह बनाना, हम्म। जिन्हें एफपीओ या किसान उत्पादक संगठन कहते हैं। हाँ, सुना मैंने एफपीओस के बारे में। जी, फिर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में मदद करना, सप्लाई चेन सुधारना, पानी जैसे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना, ओके। बाजार तक किसानों की सीधी पहुंच बनाना ताकि बिचौलिए कम हो, और ऐसी टेक्नोलॉजी पर भी जोर है जो सस्ती हो और पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाए। और निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका है इसमें? उदारीकरण के बाद खासकर बीज, खाद, दवाइयों जैसे जो इनपुट बाजार हैं, हाँ। उसमें निजी कंपनियां काफी सक्रिय हुई हैं। फिर 2003 के बाद कृषि बाजार में सुधारों की कोशिश हुई, जिससे निजी निवेश को मंडियां बनाने, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब? यानी कंपनियों का किसानों से पहले से तय कीमत पर फसल उगाने का समझौता करना। अच्छा। और वायदा कारोबार की इजाजत मिली। हालांकि इन सुधारों का असर हुआ है, पर कह सकते हैं कि रफ्तार थोड़ी धीमी रही है। और ये जो आजकल स्टार्टअप्स की इतनी बातें होती हैं, क्या खेती में भी नए लोग आ रहे हैं, स्टार्टअप्स? बिल्कुल आ रहे हैं, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। अच्छा। काफी पढ़े लिखे युवा अब खेती किसानी में नए नए आइडिया लेकर आ रहे हैं, स्टार्टअप्स बना रहे हैं। वे समझ रहे हैं कि इस सेक्टर में बहुत संभावनाएं हैं अगर सही तरीके से काम किया जाए। तो टेक्नोलॉजी, खासकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हाँ, आईटी, निजी निवेश और सरकार की कोशिशें मिलकर धीरे धीरे ही सही भारतीय कृषि की तस्वीर बदल रही हैं। तो अगर हम भविष्य की तरफ देखें, अगले 10-15 सालों में, तो क्या बड़े बदलाव या ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं? लेख में इस पर जरूर कुछ कहा गया होगा। हाँ, बिल्कुल। लेख में भविष्य के कई रुझानों का जिक्र है। इन्हें हम कुछ मुख्य हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। ठीक है। पहला बड़ा बदलाव तो लोगों की थाली में ही आ रहा है। थाली में कैसे? जैसा हमने पहले बात की, लोगों की कमाई बढ़ने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने से हाँ, फल, सब्जियों, दूध, दही, मछली, मांस जैसी चीजों की मांग तेजी से बढ़ेगी। अच्छा, मतलब अनाज से हटकर इन चीजों पर ज्यादा ध्यान। हाँ, मांग बढ़ेगी। इसका सीधा असर पड़ेगा कि किसान क्या उगाना पसंद करेंगे। वो ज्यादा मुनाफे वाली फसलों की तरफ जाएंगे। ये तो हुआ मांग का पहलू। सप्लाई साइड पर मतलब उगाने के तरीकों में क्या बदलेगा? यहाँ टेक्नोलॉजी एक बड़ी भूमिका निभाएगी। रिसर्च और बेहतर इनपुट पर जोर बढ़ेगा। बेहतर इनपुट मतलब? जैसे बेहतर बीज आएंगे जो बीमारियों से लड़ सकें, मौसम के बदलाव को झेल सकें, ज्यादा पौष्टिक हों। बायोटेक्नोलॉजी और ब्रीडिंग इसमें अहम होंगे। फिर महंगी सब्जियों जैसी चीजों के लिए पॉली हाउस या नेट हाउस में खेती, हाँ, वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जी, संरक्षित खेती, वो बढ़ेगी। साथ ही प्रोसेस्ड खाने की मांग भी बढ़ रही है। हाँ, रेडी टू ईट वगैरह। हाँ, तो उस दिशा में भी काम होगा। और निजी कंपनियों में मुकाबला बढ़ेगा कि कौन किसान को बेहतर बीज, खाद, दवाइयां, मशीनें या पशुओं का चारा सही दाम पर दे पाता है। कंपटीशन बढ़ेगा। जी। टेक्नोलॉजी की बात करें तो आजकल प्रिसिजन फार्मिंग का बड़ा जिक्र होता है। ये क्या बला है और क्या ये भारत में मुमकिन है? हाँ, प्रिसिजन फार्मिंग यानी सटीक खेती। इसका सीधा सा मतलब है अंदाजे से नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से खेती करना। जरूरत के हिसाब से? हाँ, मतलब खेत के हर छोटे हिस्से की मिट्टी कैसी है, वहां किस चीज की जरूरत है, ये समझकर ठीक उतनी ही खाद, पानी या दवा देना जितनी जरूरत हो, न कम न ज्यादा। अच्छा, इससे तो बर्बादी रुकेगी। बिल्कुल। और इसमें टेक्नोलॉजी बहुत मदद करती है। कैसे? कौन सी टेक्नोलॉजी? इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे मिट्टी की जांच के आधार पर फैसले लेना, सेंसर लगाना जो जमीन और फसल की हालत बताएं। सेंसर खेत में? जी हाँ, ड्रोन से खेतों की निगरानी करना, जरूरत पड़ने पर स्प्रे करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल करके ऑटोमेशन करना, GPS तकनीक से मशीनें चलाना, रोबोट का इस्तेमाल, ये सब प्रिसीजन फार्मिंग का हिस्सा है। ये सब स्मार्टफोन से कंट्रोल हो सकेगा? हाँ, काफी कुछ स्मार्टफोन से कंट्रोल किया जा सकेगा। सुनने में ये शायद महंगा लगे। हाँ, वही मैं सोच रही थी। हाँ, लेकिन लंबी अवधि में ये खेती को ज्यादा मुनाफे वाला, आसान और पर्यावरण के लिए बेहतर बना सकता है। लेकिन
क्या हमारे छोटे किसान ये सब कर पाएंगे? ये ड्रोन्स, सेंसर्स, एआई, ये तो बहुत हाईटेक लगता है। ये एक बहुत वाजिब सवाल है और लेख भी इस पर बात करता है। अकेले शायद मुश्किल हो, लेकिन यहीं पर किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओज, हाँ, एफपीओज, सरकारी योजनाओं और निजी कंपनियों की भूमिका आती है। ये मिलकर छोटे किसानों को भी इन तकनीकों तक पहुंच बनाने में मदद कर सकते हैं। कैसे? किराए पे देकर? हाँ, जैसे किराए पर उपकरण देना या सेवाएं देना, इस तरह के मॉडल बन सकते हैं। फिर एक और चीज है, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी खेती में, वो कैसे? हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खाद और कीटनाशकों को ज्यादा कारगर बनाने में हो सकता है। अच्छा। सोचिए, बहुत छोटे कणों नैनो पार्टिकल्स के जरिए खाद सीधे पौधे की जड़ तक पहुंचे, अरे वाह! या दवा ठीक वहीं लगे जहां कीट है। अरे वाह! इससे बर्बादी कम होगी, लागत घटेगी और असर ज्यादा होगा। आहा। IFFCO जैसी कंपनियों ने नैनो यूरिया जैसे उत्पाद बनाकर सफल परीक्षण भी किए हैं। अरे वाह! ये तो कमाल की बात है। और डिजिटल इंडिया का खेती पर क्या असर पड़ेगा? फोन वगैरह का? बहुत गहरा असर पड़ेगा। देखिए, भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ी है, स्मार्टफोन आम हो गए हैं। हाँ, वो तो है। 2025 तक अनुमान है कि 66 करोड़ से ज्यादा इंटरनेट यूजर होंगे। किसान अब मोबाइल पर ही मौसम की जानकारी, मंडी के भाव, नई तकनीक के बारे में जान सकते हैं। सरकार भी तो ऐप वगैरह बना रही है। बिल्कुल, योजनाओं की जानकारी देने, सब्सिडी सीधे खाते में भेजने, जिसे डीबीटी कहते हैं। हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जी, उसके लिए डिजिटल माध्यमों का खूब इस्तेमाल कर रही है और करेगी। इससे किसान ज्यादा जागरूक और जुड़ा हुआ महसूस करेगा। और पानी की समस्या का क्या? वो तो खेती के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। बिल्कुल, पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। घटते जल संसाधनों को बचाने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। सरकार, गांव के समुदाय, स्टार्टअप्स, निजी कंपनियां, सबको मिलकर काम करना होगा। इसमें टेक्नोलॉजी मदद कर सकती है? हाँ, यहाँ भी डिजिटल तकनीक क्रांति ला सकती है। सैटेलाइट इमेज, IoT सेंसर्स, ड्रोन्स। अच्छा। इनसे मिट्टी की नमी, फसल की जरूरत का सटीक पता लगाया जा सकता है। इससे पानी की बर्बादी रुकेगी। ओके। और इसी डेटा से फसल बीमा का अनुमान लगाना भी आसान और सटीक होगा। इससे किसानों और बीमा कंपनियों दोनों को फायदा होगा, लागत कम होगी। और वो छोटे खेतों के लिए मशीनों की बात हो रही थी। हाँ, भविष्य में ऐसी छोटी और जरूरत के हिसाब से बनी मशीनें, उनके बनाने वाले ज्यादा लोग बाजार में आएंगे। स्पेसिफिक मशीन है। जी, स्पेसिफिक मशीनें जो छोटे खेतों पर भी आसानी से चल सकें और काम को आसान और कुशल बनाएं। और सप्लाई चेन और स्टोरेज, उसमें भी सुधार की उम्मीद है। जो फसल खराब हो जाती है। जरूर कोशिश होगी कि फसल की कटाई के बाद होने वाली बर्बादी कम हो। हाँ, वो बहुत जरूरी है। गोदामों की संख्या बढ़ेगी, खासकर निजी क्षेत्र में। सरकारी और निजी गोदामों के बीच बेहतर तालमेल होगा। कोल्ड स्टोरेज चेन मजबूत होगी। इससे सप्लाई और डिमांड में संतुलन बनाना आसान होगा और बाजार में कीमतों का जो उतार चढ़ाव होता है, हाँ, वो कम होगा। और खेती से निकलने वाले कचरे जैसे पराली वगैरह, हाँ, पराली की समस्या, उसका भी बेहतर इस्तेमाल करने के तरीके खोजे जाएंगे। और खरीदने बेचने का तरीका, क्या वो भी बदलेगा, ऑनलाइन वगैरह? हाँ, बिल्कुल। रिटेलिंग यानी खुदरा बिक्री में डिजिटल का दखल बहुत बढ़ने वाला है। अच्छा। एक अनुमान है कि 2025 तक 90% से ज्यादा किराना दुकानें आधुनिक हो जाएंगी। 90%? जी, डिजिटल पेमेंट लेंगी, उनके पास सामान कहां से आया ये पता लगाना आसान होगा, पूरी सप्लाई चेन ट्रांसपेरेंट होगी। अमेज़न, जियो मार्ट जैसे बड़े खिलाड़ी तो पहले से ही किराना सामान सीधा ग्राहकों के घर तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, वो तो है। खेती के उत्पादों के लिए भी ऐसी डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे। ये सब सुनने में तो बहुत भविष्यवादी और अच्छा लगता है। जी, लेकिन मेरे मन में वही सवाल बार बार घूम रहा है। क्या हमारे देश के किसान, जहाँ ज्यादातर छोटे खेत हैं, शिक्षा का स्तर कहीं कहीं कम है, बुनियादी सुविधाएं अभी भी पूरी नहीं है, क्या वो वाकई इन सब हाईटेक चीजों का फायदा उठा पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब बड़े किसानों या कंपनियों के लिए रह जाएगा? देखिए, ये सवाल इस पूरी चर्चा का सबसे अहम बिंदु है और ये चिंता बिल्कुल जायज है। हाँ। चुनौतियां बहुत वास्तविक हैं। छोटी जोत की समस्या को एफपीओज, सरकारी मदद और निजी कंपनियों की भागीदारी से कुछ हद तक कम किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी तक पहुंच बढ़ाने के मॉडल विकसित करने होंगे, जैसे आपने कहा, कस्टम हायरिंग सेंटर, जहां से किसान मशीनें किराए पर ले सकें। हाँ। बेटे, ये मानना होगा कि ये एक धीमी प्रक्रिया होगी, रातों रात सब कुछ नहीं बदलने वाला। सही बात है। शिक्षा, जागरूकता और ट्रेनिंग पर बहुत काम करना होगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारतीय कृषि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। जी बिल्कुल, एक चौराहे पर। हाँ,
एक तरफ पुरानी चुनौतियां हैं, छोटे खेत, कम उत्पादकता, मौसम पर निर्भरता, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। जी। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, निवेश, बदलती मांगें और सरकारी कोशिशों से बदलाव की बड़ी संभावनाएं भी दिख रही हैं। हाँ, अपार संभावनाएं हैं। भविष्य की खेती ज्यादा तकनीकी होगी, ज्यादा कुशल होगी और उम्मीद है कि ज्यादा टिकाऊ, सस्टेनेबल भी होगी। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल या कह ले कि देखने वाली बात यही होगी कि ये बदलाव कितना समावेशी, कितना इंक्लूसिव होता है। हाँ, इंक्लूसिव। क्या टेक्नोलॉजी का फायदा सिर्फ कुछ बड़े फार्म या कंपनियों तक सिमट कर रह जाएगा, या ये वाकई देश के करोड़ों छोटे किसानों की आमदनी, उनकी पैदावार और उनके जीवन स्तर को बेहतर बना पाएगा? असली चुनौती और अवसर जी, दोनों इसी में छिपे हैं। वाकई बहुत सही कहा आपने। इस पूरी बातचीत के बाद ये सोचने पर मजबूर होती हो कि ये जो भविष्य की हाईटेक खेती की तस्वीर लेख खींचता है जी और जो हमारे करोड़ों छोटे किसानों की जमीनी हकीकत है, जी। उसके बीच की खाई को कैसे पाटा जाएगा? कौन से कदम उठाने होंगे कि टेक्नोलॉजी का लाभ पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर खड़े किसान तक भी पहुंचे? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।